तो सीटेट 2018 के पेपर में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरिफेरी और एक्सट्रीमिट्स डिनोट्स द। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो सेंट्रल टू पेरिफेरी कौन सी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है? तो क्या वो प्रिंसिपल ऑफ रेडियंट डेवलपमेंट होता है, या प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होता है, या थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है, या प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट होता है? ठीक है, तो जो सेंट्रल टू पेरिफेरी डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। या स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो जो सेंट्रल पोजीशन जो होती है वो किसकी होती है? चिल्ड्रन की होती है। चिल्ड्रन आर द सेंट्रल पोजीशन ऑफ स्कूल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपका कम टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। थर्ड है, इफ़ यू जॉइन अ टीचर फैटर्निटी एंड चूज टू ड्रेस लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इन योर ग्रुप यू आर एग्जिबिटिंग। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्या आप क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? ग्रुप आइडेंटिटी का, समूह की पहचान का, ओबीडियंस का, समूह आज्ञाकारिता का, कॉम्प्लायंस का, समूह निर्देश अनुपालन का, या कन्फॉर्मिटी का, समूह की अनुरूपता का। तो जब आप दूसरे टीचर्स की तरह ड्रेस पहनना शुरू कर देते हैं तो आप कन्फॉर्मिटी करते हैं, समूह की अनुरूपता के अनुसार अपने कपड़े पहनने लगते हैं। तो कन्फॉर्मिटी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंडेड ड्यूरिंग पियाजेस डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरणों में प्राप्त हो जाती है। हमें बताना है कि पियाजे के कौन से स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस की कॉन्सेप्ट आता है। क्या वो सेंसरी मोटर होता है, या प्री ऑपरेशनल होता है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, या फॉर्मल ऑपरेशन, संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, या औपचारिक परिचालन। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो स्टेज आती है वो आती है सेंसरी मोटर में। ठीक है, इसके साथ ही आपको क्या करना है, बाकी स्टेजेस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। क्या ये स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम विशेष शिक्षा कार्यक्रम के तहत बनाई जाती है, या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के तहत बनाई जाती है, या ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के तहत बनाई जाती है, या लास्ट ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के तहत बनाई जाती है। तो जो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम होता है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिटवीन डैश मंथ ऑफ एज most children begin to combine words into short sentences while speaking। डैश महीने की आयु के बच्चे अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमें बताना है छोटे छोटे वाक्य कौन से आयु के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। क्या वो 12 से 18 महीने के बच्चे होते हैं, या 18 से 24 महीने के बच्चे होते हैं, या 24 से 30 महीने, या 30 से 36 महीने के बच्चे होते हैं? तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 18 से 24 महीने के, मतलब लगभग 1.5 से 2 साल के बच्चे क्या होते हैं? छोटे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और IQ वॉज डेवलप्ड बाय, बुद्धि उपलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्या वो गैल्टन थे, बिने थे, स्टर्न थे या टर्मेन थे? तो जो IQ का कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। इसके साथ ही आपको IQ का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि होता है मेंटल एज अपॉन में क्रॉनिकल एज इंटू 100। क्योंकि बहुत टाइम्स क्या होता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चाइल्ड की मेंटल एज दे दी जाएगी। सपोज चाइल्ड की मेंटल एज कितनी हो गई? 12, और उसकी एक्चुअल एज मतलब क्रॉनिकल एज कितनी हो गई? 10। तो आपको बोलेंगे कि IQ निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस चाइल्ड की जो IQ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 120। ये बस जस्ट एग्जाम्पल था, पर ऐसे क्वेश्चन रीट में, एमपीटेट में बहुत जगह आए हुए हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? क्या ये फ्लूइड इंटेलिजेंस से रिलेटेड है? द्रव्य बौद्धिकता, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, रवादार बौद्धिकता, कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस, थिंकिंग, अभिश्रत सोच, या डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध सोच। तो जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। डाइवर्जेंट थिंकिंग में ही हम क्या करते हैं? विविध प्रकार से सोचते हैं, और क्रिएटिविटी में भी हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप से सोचते हैं। ठीक है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही क्या होता है? अपोजिट कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो क्या वो फोनोलॉजिकल होते हैं, ध्वनि संबंधी, या ग्रामेटिकल, व्याकरणिक, सिनेटिक्स, व्याख्यात्मक, या इन्फ्लेक्शन, विषय विभक्त विषय यक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, साउंड कॉम्बिनेशन, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स फोनोलॉजिकल रूल्स। तो इसका हो जाएगा ध्वनि संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द पोजिशन वेयर थॉट्स पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कल्चरल टेंडेंसी कहेंगे, संस्कृति प्रभावित, या लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, भाषा निर्धारण, या कॉग्निटिव बायस, संज्ञात्मक पक्ष, या सोशियल लिंग्विस्टिक जेनेसिस, सामाजिक भाषीय उद्धृत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रवि repairs appliances by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms he uses। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, वो कौन सी मेथड का यूज़ करता है या विधि का यूज़ करता है? तो क्या वो इनसाइट थ्योरी विधि का यूज़ कर रहा है, अंतर्दृष्टि का, एल्गोरिथम का, कलन विधि का, मेंटल सेट का, मानसिक दृढ़ता का, या ह्यूरिस्टिक का, अनुमानी विधि का? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो खुद ही पहले टेस्ट करने के बाद ट्राई करके रिपेयर कर रहा है, तो वो खुद खोज रहा है, जो कि ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर आता है, जिसमें हम खुद किसी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिव्या ऑफन्स डिवाइड द assigned job into small tasks which she can handle easily. She is using। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। क्या वो रिडक्शनिज्म का करती है, कम करने की विधि का, या सेकेंडरी इलेबोरेशन का करती है, द्वितीय विस्तारण विधि का, या सब गोल एनालिसिस उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फंक्शनल फिक्टेडनेस क्रियात्मक जड़त्व नियमांक विधि का? तो जब आप किसी बिग टास्क को स्मॉल टास्क में
तोड़ देते हैं तो आप उसको सब गोल्स एनालिसिस कर रहे हैं। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का गोल को सब गोल्स में तोड़ ले रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल। द स्टेटमेंट एट्रिकुलेट्स। पुरुष और महिला की भूमिकाएं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि यह स्टेटमेंट क्या बता रहा है? जेंडर ऐसा इनहेरिटेंट कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता और एक अंतर्निहित अवतरण है, या जेंडर ऐसा हेरिडिटी इंडाउनमेंट, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, या जेंडर ऐसा इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या जेंडर ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो जिसका आंसर हो जाएगा कि सोसाइटी के बारे में बता रहा है, तो ये जेंडर ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, आकलन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। हमें बताना है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या ये इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन है, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या सिम्बलाइजिंग पोजीशन ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास, कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि है, या ये डिस्पाइट द एकेडमिक प्रोसेस इन रिपोर्ट कार्ड, आलेख पत्र में अकादमिक प्रकृति को प्रदर्शन करने के लिए है, या स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो जो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम है वो स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ये किस तरीके से टीचर्स की सहायता करता है? फर्स्ट है मेंटेन द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या मेकिंग एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स इन द क्लासरूम, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचर, शिक्षण के गतिविधियों की सूची तैयार करने में। जो असेसमेंट है वो टीचर्स की किस तरीके से हेल्प करता है? वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी की, पेडागोजी कितना इफ़ेक्टिव रहा है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, तो वो पता करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा सबको समान अधिकार देता है कि समान डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे भी सब क्या करें, साथ में शिक्षा ग्रहण करें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है सोशल इक्विलिब्रियम, सामाजिक संतुलन, या इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता एवं समान अवसर, सोशल एक्सिस्टिंग और ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। तो इंक्लूसिव एजुकेशन करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, तो समता एवं समान अवसर की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द राइट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो क्या ये 1992 में, या 1995 में, या 1999 में, या 2016 में? तो RPWD एक्ट किस ईयर में लागू किया गया था? 2016 में। ठीक है। इसके बाद और इसका आप पता होना चाहिए कि इसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ को अलाउ किया गया था, कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी इस कैटेगरी में रखी गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
चिल्ड्रेन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर। व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ फर्स्ट टू टीच इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। या फिर ट्रेन टू यूज डिफरेंट पैडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। या ट्रेन टू टीच चिल्ड्रेन विथ स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। या फोर्थ है ट्रेंड टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि डाइवर्स लर्नर्स की नीड को ध्यान में रख करके इफेक्टिव पेडागोजीज दे सके। तो क्या आंसर हो जाएगा ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड। विभिन्न अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensure the right of children with disability to free education from। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें कितने से कितने वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अलाउ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 to 18 ईयर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था पर इसमें अधिकतर लोग क्या लगाते हैं 6 to 14 ईयर, क्योंकि यहाँ ये नॉर्मल बच्चों के लिए है और ये डिसेबल्ड बच्चों के लिए क्या है 6 to 18 ईयर्स है। तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। डिसेबल के लिए 6 to 18 ईयर और नॉर्मल के लिए 6 to 14 ईयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षा अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिक कंसिडरेट। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। या यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचर प्रैक्टिसेस शिक्षण व्यवस्थिता की सार्वभौमिक संहिता। या यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग शिक्षण की सार्वभौमिक मानववादी दृष्टि। या यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फोर्थ, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवीजिंग एक्सेट्रा। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित हैं। हमें बताना है कि ये जो एबिलिटीज़ हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। क्या ये सेंट्रेशन के तहत आती है, केंद्रीकरण, मेटाकॉग्निशन, संज्ञान बोध, कॉग्निशन संज्ञान, या एकोमोडेशन समायोजन। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेटाकॉग्निशन संज्ञान बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्ट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इट इज़ कॉल्ड। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोच रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगी, प्रक्रियात्मकवादी सोच, क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मक सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मूर्त सोच, या कॉन्क्रीट थिंकिंग मूर्त सोच।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अमूर्त सोच और कॉन्क्रीट थिंकिंग मूर्त सोच। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट थिंकिंग। जब पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट है 23rd, टीचिंग learner at varying levels of difficulty based on the ability of individual learners is known as। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत अक्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। ठीक है, हम उनकी क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एबिलिटी को भी ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, तो क्या उसको डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन करेंगे, विभेदी अनुदेशन या सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, चयनित अनुदेशन या प्रिसाइज सटीक शिक्षण या एररलेस इंस्ट्रक्शन, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या करें, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो क्या हो जाए, डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटेसेडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण के पूर्ववर्ती है। तो क्या ये एक्विजिशन होता है, अधिग्रहण, या फिर मोटिवेशन, अभिप्रेरण, या इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, या जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। तो जब हम क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस इज स्पेसिफिक स्टेज, किसी भी प्रतिपालन कर रहे हैं विशिष्ट चरण का, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सामान्यकरण की। क्वेश्चन नंबर 25, जेजोंग बिलीव दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर। जेजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं, क्या ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या इंडिपेंडेंट होते हैं, या इंटर रिलेटेड होते हैं, या इंटीग्रेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। कॉग्निशन और इमोशन क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रेन बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑलरेडी लर्नड टास्क। ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो इमिटेशन है, अनुकरण विधि, ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन विधि, करेक्शन है, संशोधन, या मॉडलिंग है, प्रतिरूपण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मॉडलिंग। क्योंकि एक तरह से क्या करें, एग्जाम्पल देने के, परफॉर्मेंस देने के बाद बच्चे को सिखाने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शन के द्वारा, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडलिंग, प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अकॉर्डिंग टू मान एंड जेनिस, डिसीजन मेकर children analyze the problem, list the alternatives, and weight each option for its advantages and disadvantages. His behavior reflects। मैन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं और विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ठीक है, हर तरीके से सोचने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं फ़ायदे और नुकसान के बाद, तो उनका ये जो बिहेवियर है वो क्या प्रस्तुत करता है। फर्स्ट है सर्वेलेंस, चौकस, विजिलेंट, सतर्क, आउटगोइंग, निवर्तमान, या ऑटोक्रेट, निरंकुश। तो इनका बिहेवियर क्या शो कर रहा है, विजिलेंट। वो लोग क्या है, सतर्क हैं, हर तरीके से क्या करें, एनालाइज करें प्रॉब्लम को, उसके अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, उसके फ़ायदे और नुकसान देख रहे हैं, तो एक तरह से सतर्क है, विजिलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट द ट्रूथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट। एक समस्या सुधारक बच्चा
डैश के विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ठीक है, बच्चा कैसा है, समस्या सुधारक है। तो क्या वो क्रिएटिव, सृजनात्मक, एस्थेटिक, सौंदर्यबोधक, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त या लॉजिकल, तार्किक। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर है तो वो एक तरह से चीज़ों को कैसे देखेगा, लॉजिकली देखेगा, तार्किक रूप से देखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, लॉजिकल। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन। द टास्क इन विच द चिल्ड्रेन गेट एक्सपीरियंसेस वाइल enjoying themselves is known as। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कह सकते हैं, अगर बच्चे एंजॉय करते हुए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, क्या ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, टास्क है, ड्रिल और अभ्यास कार्य है, या कंज्यूमर टाइप टास्क है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, या प्रोड्यूसर टाइप टास्क है, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, या प्रॉब्लम टाइप टास्क है, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो जब एंजॉय करते हुए एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो ये कौन से प्रकार का कार्य है, कंज्यूमर टाइप का कार्य है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का लास्ट क्वेश्चन। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज अ simultaneous use of visual, auditory, tactile and dash senses to enhance learning। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मल्टी सेंसरी अप्रोच में हम किस सेंस का यूज़ करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल तो हमें दिए गए हैं, एक मिसिंग सेंस है, तो हमें बताना है क्या वो काइनेस्थेटिक होता है, गतिबोधक, या वेस्टिबुलर होता है, कर्ण कोटर, या परसेप्चुअल होता है, प्रत्यक्षीकरण, या ऑब्जर्वेशनल होता है, अवलोकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइनेस्थेटिक हो जाएगा, गतिबोधक। इसके साथ ही हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।